हे हाय फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और एक अनदर संडे सेशन के साथ में मैं यहाँ पे आ गई हूँ। आई होप मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, तो पहले ही थम्स अप दे दीजिए ताकि मैं और भी सुकून से आप लोगों से बात कर पाऊँ। तो आज का जो सेशन है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि एक सीरीज़ हमने वहाँ इकोनॉमिक रिव्यू का हमने वहाँ कंप्लीट किया। उसके बाद बीच में जो है वो सी सैट की स्ट्रैटेजी को लेके मैंने लास्ट वीक में आपसे डिस्कस किया था। तो लेकिन उसके बीच में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे रह गया था और वो था बजट को लेके। अब देखो, बजट को लेके तो जिस दिन बजट पेश होता है उसी दिन यहाँ ऐसा हो जाता है कि उसके सारे की पॉइंट्स आप तक पहुँच जाते हैं। या तो वो पेपर में आप पढ़ लेते हो या फिर आप बहुत सारे वेबसाइट है वहाँ से आप जो है इसके की पॉइंट्स जो है वो आप देख सकते हो। तो लेकिन इसको कैसे समझना है, इसको कैसे एनालाइज करना है। ऐसा नहीं होता कि माइक्रोस्कोप लेके हमें ढूंढना है कि अगर यूपीएससी इसको पढ़ेगा तो इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो प्रीलिम्स में दे सकता है। अभी मैं आपको केवल प्रीलिम्स के लिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे लिए तो भाई प्रीलिम्स ही इतनी बड़ी, मतलब एक ओशन आप बोल सकते हो उसको, समुद्र है कि इससे अगर हम तैर के हम निकल जाए तो मेंस के लिए तो भाई ठीक है, जो पढ़ेंगे वही आएगा। ठीक है, तो सबकी यहाँ एक हार्ट्स में एक्सेप्ट कर रही हूँ और आपकी जो मैसेजेस है, जय हिंद है, वो सब चीज़ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच ऑन टाइम आने के लिए। एंड आपकी जो भी इम्पॉर्टेंट सेशन मतलब आप जो अटेंड कर रहे हो ना, आई प्रॉमिस यू इसमें से आप बहुत कुछ सीखोगे और ये आप अप्लाई करते रहना अपने आने वाले जो प्रैक्टिस है उसमें से, राइट। तो इसलिए मैंने आज बजट को लेके मैंने सोचा पहले आपको मैं डिस्कस करूंगी, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि इसके अंदर में से जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी तो हो सके तो उसको आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्लास में। तो बजट को लेके एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे दिखती है वो ये कि जितनी भी स्कीम्स इसमें डिस्कस की होगी, इकोनॉमिक रिव्यू और बजट को साथ में लेके मिला के हम थोड़ा सा इसको ध्यान देना चाहिए ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन बने तो ऐसा होगा ना कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये देखा देखा है। और जब हमें कोई क्वेश्चन ऐसा दिख जाता है क्वेश्चन पेपर में जो फेमिलियर होता है, जो देखा देखा लगता है, लेकिन फिर उससे जब आंसर नहीं निकलता है तो फिर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वहाँ पे लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ में हम वहाँ पे हमें प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बजट को लेके जो भी आपकी डाउट है वो मुझे लास्ट के टाइम पे भेजिएगा तो मैं वो सारे डाउट डिस्कस करूँगी। ठीक है, अभी जो है क्लास के अंदर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा कि जो जो पॉइंट्स जो है मैं आपको बजट के बारे में अभी बताऊंगी उसको लेके कैसे प्रिपेयर करना है ये भी साथ साथ बताती जाऊंगी। और इसके अलावा इसको लेके लास्ट में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस हम यहाँ देखेंगे जो आपको ऑन द स्पॉट जो है वो आंसर आपको बतानी है। तो ज़रा देखिएगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितना लगता है। ठीक है, बात को समझते हैं कि बजट के अंदर बोला क्या गया। अब पहले तो यहाँ पे ऐसा है कि बजट को लेके जब भी ये इंटरिम बजट आता है इसका ये मतलब होता है कि आप यहाँ जो हमारी सरकार जो है वो नई चुन के आने वाली है और इलेक्शन जो है वो सर पे है। तो इस बार भी कुछ ऐसे ही हुआ है। इस बार भी जो हमारी बजट यहाँ पेश हुई है वो बजट ये इंटरिम बजट बोला जाता है। ठीक है, तो बजट 2024। अब देखो यहीं से मैं आपको गाइड करना शुरू करूँगी कि कौन कौन सी चीज़ हम यहाँ ध्यान नहीं देते हैं। वो ध्यान नहीं देते वो ये है कि कौन से साल का ये मेंशन हुआ है। मान लो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या कुछ भी बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, कुछ भी ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके ध्यान रखिएगा। यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा सी गलती हमें 1-2 नंबर हमारा एक तो माइनस करवा सकता है, उल्टा इसमें से 0.66 मार्क्स और हमारा कम हो जाएगा। तो 2024-25 के लिए बजट आता है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे आप देखोगे तो वो एक साल पहले का दिखाएगा आपको। ठीक है, तो ये 2023 से लेके 2024 का ऐसा दिखाएगा। तो प्लीज़ माइंड द डेट ओवर हियर। आपको ये जो ईयर है ये आपका ईयर एंड डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंटरिम बजट पेश हुआ है तो इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट बात क्या लग जाता है कि ये जो बजट है इसको पेश कौन करता है। तो इसको जो है वो फिनेंस मिनिस्टर जो पेश करते हैं। अब इसके लिए आपको पॉलिटी के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 के अंदर ये दिया है। ठीक है, अब ऐसा कोई बजट नाम से कोई भी हमारे संविधान में नहीं लिखा है। तो
क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसमें से हिस्ट्री निकालो, उसकी इतिहास निकालो, उसका भूगोल निकालो, उसकी जो भी पॉलिटी या राजनीति या फिर इकोनॉमी, एक एक टॉपिक का ना आपको यहाँ उस तरीके से पढ़ना है। तो ये बजट को लेकर जैसे ही दिमाग में आता है हम सीधे उसके पॉइंट में चले जाते हैं। पॉइंट में नहीं जाना है, पहले तो इसकी थोड़ी सी पॉलिटी देखो कि संविधान में ये कहाँ मेंशन है। जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, उनको ये थोड़ा सा गाइडेंस के लिए मैं बता रही हूँ। बाकी जो एक बार दे रहे हैं उनको तो थोड़ा सा ये सब आइडिया होगा ही, ठीक है। लेकिन फिर भी हम शुरू से चलते हैं। तो आर्टिकल 112 में ये एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से ही दिखा जाएगा, कोई बजट जो है वो हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। अब देखो पॉलिटी के क्वेश्चन में आपको कैसे ये फंसाएगा, या तो ये स्टेटमेंट में दिया जाएगा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, या दे दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कुछ भी दे देंगे। मोस्टली यहाँ रिप्लेस हो जाता है पार्लियामेंट वाला वर्ड। तो अकॉर्डिंग टू मतलब इन दी पार्लियामेंट, या फिर पार्लियामेंट एज ए राइट, या कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। ऐसे करके लास्ट ईयर में एक जुडिशियल रिव्यू के ऊपर जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। जुडिशियल रिव्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज मेंशन्ड द जुडिशियल रिव्यू, ऐसे स्टेटमेंट था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मेंशन नहीं किया है, ये तो एक सुप्रीम कोर्ट के केस से आया था। तो हमारा दिमाग है ना, हम इस सारी चीज को लेके माइंड नहीं करते हैं। तो प्लीज आई एम जस्ट गिविंग यू अलर्ट हियर कि ये सब चीज को मार्क करते चाहिए, अपने सारे कॉपी पेन लेके बैठिए, जैसे वीर सर बोलते हैं, ठीक है। उसमें पॉइंट लिखते जाइए कि कौन कौन से पॉइंट में मैं गलती कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कौन बनाता है, तो ये हमारी मिनिस्ट्री जो भी ये काम देखते हैं ना, आपको पता है कि हमारे जो मिनिस्टर होते हैं वो मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, थ्रू पार्लियामेंट। तो क्या होता है कि ये जो हमारे मिनिस्टर्स है या फिर एमपी आप बोल दीजिए, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। अब ये जो मिनिस्टर है ये पार्लियामेंट में बैठ के हमारे लिए कुछ प्लान बनाते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो भाई आ जाता है यहाँ पे मिनिस्ट्रीज का नाम। तो ये मिनिस्ट्रीज के अंदर में कोई भी काम आप देखते हो। अब इसका हेड कौन होता है, एक तो मिनिस्टर हो गया, लेकिन इसका हेड जो है वो हर एक डिपार्टमेंट में से एक स्पेशलाइज्ड पर्सन्स को रख के देते हैं। अब हर एक मिनिस्ट्रीज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो डिपार्टमेंट वो काम देखता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बात आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस की बात आती है। मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर में हर एक डिपार्टमेंट, मैंने आपको इकोनॉमिक रिव्यू के बारे में भी बताया था उसके टाइम पे, तो यहाँ पे एक आता है डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स बोल के। ये इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर एक डिपार्टमेंट देखता है, वो है बजट, और ये बजट बना के देता है हमारे फिनेंस मिनिस्टर को। और ये फिनेंस मिनिस्टर हमारे पार्लियामेंट में कब पेश करता है, फरवरी 1 को, ठीक है। अब क्या है कि जनवरी 31 को यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है, और इकोनॉमिक सर्वे के तुरंत एक दिन बाद यहाँ 1 फरवरी को हमारा बजट यहाँ पे पेश होता है। अब इसको देख लीजिएगा कि संविधान में, ये मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ कि हमारे संविधान में लिखा है कि ये बजट को फिनेंस मिनिस्टर ही पेश करेंगे या फिर कुछ और अलग ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्लीज बताइए मुझे, मैं मैसेज आपका देखूंगी, ठीक है। तो ये हो गया, बात समझ में आ गया। अब इस साल क्या हुआ कि इंटरिम बजट को लेके यहाँ बात चल रही है। अब इंटरिम बजट होता ये है कि जैसे ही इलेक्शन आने वाला होता है, यहाँ ये जो 3-4 महीने हैं इनको लेके एक बजट बनाया जाता है। बजट है क्या भाई, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि एक साल में कितने कितने पैसे कहाँ कहाँ खर्च होने वाले हैं, डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज को कितने पैसे जाएंगे, गवर्नमेंट को कितने यहाँ पे पैसे आएंगे, इसको लेके एक प्रावधान यहाँ पे बनाया जाता है एक साल के लिए। तो माइंड इट हियर, 1 in year, दैट इज व्हाई दिस इज अ नेम कॉल्ड एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब इंटरिम बजट को हम एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि ये कुछ महीनों के लिए बनाया गया है, तब तक के लिए जब तक कि ये जो प्रेजेंट डे जो सरकार चल रही है वो इलेक्शन तक ही अपना यहाँ होल्ड कर सकती है अपनी पावर। तो ये भी जरा देख लीजिएगा कि ये जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है इनका पावर कब तक चल रहा है। मतलब कि हो सकता है इनकी पावर को लेके आपको एक स्टेटमेंट मिल जाए कि 5 साल तक, ठीक है, द डे व्हेन दे ज्वाइंड, जैसे कि जब ये शपथ लेते हैं। तो आप देखोगे जब तक कि इलेक्शन का पूरा रिजल्ट नहीं निकल जाता और पहला दिन लोकसभा का यहाँ लोग चुन के नहीं आ जाते, तब तक ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी। ये सब चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और आप इसको लेके पॉलिटी में बड़े ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप प्रैक्टिकली और एप्लीकेशन पॉइंट में इसको समझ पाओ, ठीक है। तो इंटरिम बजट हमारा इस साल पेश हुआ है, और इंटरिम बजट को लेके मैं कुछ बात अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगी। पॉइंट सारे आप लिखते जाइए।
अब पहली बार ये जो आपको यहाँ पे ये देखना है कि इंटरिम बजट इससे पहले जब से हमारा संविधान बना है 1947 से, जब से हम आज़ाद हुए और 1950 से लेके कितनी बार ये इंटरिम बजट बना हुआ है। प्लीज़ नोट दिस क्वेश्चन। हो सकता है यूपीएससी इसमें से कोई क्वेश्चन बना के आपको दे दे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये मैंने आपको दे दिया। अब देखते हैं कि ये बजट में बोला क्या गया। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स भी यहाँ इसके अलावा नोट करके रखा हुआ है। जैसे ही ये स्टार्ट होता है इसमें मेंशन की जाती है हमारी फिस्कल डेफिसिट के बारे में। अब प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए जैसे ही इकोनॉमिक रिव्यू में और बजट, इकोनॉमी थोड़ा सा टफ लगता है आप लोगों को, क्योंकि ये जो टर्म है इसको समझना पड़ता है, इसको पढ़ लेने से समझ में नहीं आएगा, यहाँ तक घुसा नहीं जाएगा। इसको ना अप्लाई करके देखना है कि भाई फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। जैसे कि एक आपने जैसे IRS ऑफिसर आप हो और आपको ये सब चीज़ बताना है, ठीक है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस आपने ज्वाइन किया है, तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप वहाँ पे पढ़ोगे, वो चीज़ को समझोगे। तो एग्जाम में भी यही काम करना है। यूपीएससी हमारे अंदर यही एक क्वालिटी चेक करता है। तो इसमें पहले ही बार में यहाँ बोल दिया गया है कि फिस्कल डेफिसिट को इस बार माइंड है 5.1% को लेके, और ये भी बोला गया है कि ये कंपेयर कर रहा है 10 साल का इंडिया, जैसे कि 10 साल का पहले का क्या इंडिया था और 10 साल के अंदर का ये इंडिया अभी क्या है। तो इसका मतलब ये है कि 2 बार ये गवर्नमेंट ने अपनी जो टर्म है वो कंप्लीट की है, ठीक है। और वो कंप्लीट करने के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि इसके अंदर हमारे आने वाले टाइम पे क्या क्या प्लान होगा और हमने कैसे इसको 10 साल में क्या क्या अचीवमेंट में हमने यहाँ पे किया है, ये सारी चीज़ जो है बजट में दिया गया। तो सबसे पहले तो ये जो टर्म आता है फिस्कल डेफिसिट, अब ये क्या है। अब आपका प्रीलिम्स में क्या है ना, आपको स्टैटिक पोर्शन से ये आइडिया मिलेगा, ठीक है, नहीं करंट अफेयर से आपको ये आइडिया मिलेगा कि स्टैटिक पोर्शंस में कौन से टॉपिक को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, कौन कौन से वर्ड जो है वो मिनिस्ट्रीज के थ्रू या फिर मिनिस्टर के थ्रू जो सामने आज डॉक्यूमेंट में दिख रहा है, तो उसमें होगा आपका कुछ टर्म्स आपके इकोनॉमी के। दूसरा आपका कुछ टर्म होगा वो होगा जैसे कि स्कीम्स को लेके, ठीक है, या फिर आने वाले टाइम पे कुछ ऐसे स्कीम्स मेंशन की होगी। वो सारे टॉपिक आपको हिंट मिलेगा कि हो सकता है इसके बारे में मुझे और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते ये दिमाग से निकल गया, अब इसको थोड़ा सा दिमाग में रख के जाए एग्जाम से पहले। तो ये टॉपिक शुरू होते ही, यहाँ स्पीच शुरू होते ही यहाँ बता दिया गया है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 5.1% है। मुझे आज भी याद है जब हम लोग एग्ज़ाम मतलब प्रीलिम्स को लेके अपेयर हो रहे थे, तो यहाँ पे ऐसा था कि फिस्कल डेफिसिट कितने % है, इसके साथ साथ ये भी था कि क्या फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए या फिर फिस्कल डेफिसिट ना हो तो क्या हो सकता है। तो मैंने बोला ना, एक तो टर्म आपका स्टैटिक पोर्शन में ये दिखाई देगा कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, व्हाट इज दिस, ठीक है, हाउ इट इज दिस, और इसको लेके क्या नुकसान हो सकता है या फ़ायदा हो सकता है। तो प्लीज़ सिस्टमैटिक वे से मैं हर संडे आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमारा दिमाग जो है चलना चाहिए टॉपिक को पढ़ते हुए। तो ये टॉपिक अभी यहाँ पे ये है, फिस्कल डेफिसिट के बारे में आपको जानना है। और क्या ये फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, तो आप बोलोगे अगर एक देश प्रगति कर रहा है, ठीक है, विकास कर रहा है, तो ये फिस्कल डेफिसिट ये होता है कि जितना रेवेन्यू आया है, जितना यहाँ पे हमारा पैसे गए हैं, एक्सपेंडिचर हमने कितना जो है यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया है, बोरोइंग अगर गवर्नमेंट ने, सरकार ने की है, तो बाद का जो नेट आता है इसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। और ये क्या क्यों होना चाहिए, क्योंकि इससे दिखता है कि देश जो है वो कुछ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। मान लीजिए कि अगर एक देश में फिस्कल डेफिसिट है ही नहीं, तो इसका ये मतलब है कि पैसे आ रहे हैं, वो पैसे कहीं पे भी लगाया नहीं जा रहा है। और जब एक देश डेवलपिंग कंट्री है, विकसित देश के लिए हम ये भी फिर भी बोल सकते हैं कि ठीक है फिस्कल डेफिसिट नहीं दिख सकता है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है उसके पास में फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा दिखना चाहिए, तभी पता चलता है कि ये जो देश है वो प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, ठीक है। तो देखो एक पॉइंट से लेके मैंने कितनी बात आपको बता दी। अब सीधा मैं चल रही हूँ कि इसके अंदर क्या क्या बात की गई है। तो थोड़ा एक अंदाज़ा लगा देते हैं कि यहाँ बात किया गया है एक फोरकास्ट के ऊपर। फोरकास्ट मतलब कि फॉरकास्ट नहीं बोली, फोरकास्ट। तो फोरकास्ट ये अभी ये जो बजट है ये फोरकास्ट मतलब कि जाति, और ये 4 जाति बजट में बताया गया है। ये है पुअर, ये है वुमेन, ठीक है, ये है यूथ, ठीक है, और चौथा जो बनाया गया है वो है फार्मर। तो बोल रहे हैं कि ये जो हमारे 4 जाति है इनके विकास को लेके ही यहाँ पे बात होगा, और इनको और कैसे हम विकास की तरफ लेके जा सकते हैं इसके ऊपर ही यहाँ बात हुई है।
अब प्लीज़ ये एग्जाम में कहीं पे भी आ जाएगा। देखो यूपीएससी में अगर इतना सिली क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा तो भी इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके पूछ लेगा, लेकिन पूरा का पूरा स्टोरी आपको ये इकोनॉमिक रिव्यू से और बजट से आपको आना चाहिए। स्टोरी के बाद हम देखेंगे कि कोई भी स्टोरी में से अगर क्वेश्चन बना दिया, या फिर हम इसको बताएंगे कि स्पीच अगर आपको पूरा याद है तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट सारे आप नोट कर दीजिए। और ये जो डाउनलोड किया हुआ जो पीडीएफ है ये गवर्नमेंट का पीडीएफ है, ठीक है। इसको मैं वापस प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी इसको लेके जो भी पॉइंट है लिखते रहिए। तो मैंने आपको बोला कि ये 4 चीज़ों के ऊपर पूरा का पूरा बजट जो बात होगा। और एक यहाँ पे बात शुरू हुई है विकसित भारत की, हमें जो है डेवलप्ड कंट्री बनना है बाय 2047 तक। तो ये विजन यहाँ पे दिया है, प्रॉस्परस भारत इन हार्मनी विथ नेचर, कि हम नेचर को भी पूरा जो प्राकृतिक चीज़ों को देखते हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करते हुए हम यहाँ पे विकसित देश बनेंगे। तो एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक तो ये मेंस में आप लिख सकते हो एज ए डायलॉग, ठीक है। जैसे कि मेंस में जब हम एस्से लिखते हैं तो ये सब चीज़ तब आप ढूंढने मत जाना, इस चीज़ को पढ़ते पढ़ते ही हमारे यहाँ प्रिपरेशन में, प्रीलिम्स में, मेंस में, सब चीज़ के लिए हम एक साथ ढूंढते हुए चलते हैं कि अच्छी लाइनें यार इसको हम एस्से में लिख सकते हैं, अच्छी लाइनें जीएस में लिख सकते हैं, अच्छी लाइनें ऑप्शनल में लिख सकते हैं। तो मेंस के साथ साथ के लिए भी ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। तो डेवलपमेंट मंत्रा के बारे में बात किया है तो ये बताया गया है कि देखो जैसे ही विकसित भारत की यहाँ पे बात हो रही है तो ये विकसित भारत कैसे बनेगा, तो हमने यहाँ स्पीच में मेंशन किया है डेवलपमेंट मंत्रा के बारे में। अब ये जो पॉइंट है ये आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी कर सकते हो, और प्रीलिम्स के लिए थोड़ा स्पीच जो है वो सुनते रहना। पहले तो जब हम 2014 में जब इन्होंने बात किया कि इसका था स्लोगन सबका साथ सबका विकास, उसके बाद धीरे धीरे ये चेंज होता गया कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑन ऑल। तो बोल रहा है कि ये गवर्नमेंट ने सबका विकास के ऊपर ध्यान रखा है, और सबका साथ सबका विकास के साथ में ये बन गया सबका विश्वास भी, कि हाँ अब जो ये गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास होने लगा है। तो बोलना क्या चाह रहा है मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये है ये कि कंपैरिजन करवा रहे हैं पिछले वाले गवर्नमेंट से अब वाले गवर्नमेंट में, ठीक है। तो सबका साथ सबका विकास हुआ, उसके बाद ये बन गया सबका साथ सबका विकास, और सबका विकास के साथ साथ ये बन गया सबका प्रयास। तो ये बोल रहा है कि देखिए अगर ये देश अगर ये डेवलप होना चाहता है 2047 तक, तो ये पूरा नहीं हो पाएगा जब तक कि सबका प्रयास इसमें नहीं लगेगा। तब जाके ये नाम का यहाँ पे मेंशन हुआ है, ठीक है, तब जाके ये डेवलप बनेगा हमारा इंडिया। अब ये आप यूज़ कर सकते हो एक मेंस के डायग्राम में, ऐसे में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डायग्राम ऐसा नहीं कि पूरा पेज में बना दिया, ऐसे नहीं करना है, हमें लिखने के लिए भी चाहिए है। हम ऐसा करते हैं कि लो तुम्हारे ऊपर डायग्राम बना के जो है वो क्या बोलते हैं एहसान कर दिया, नहीं यार हमारा पेज भी नुकसान हो रहा है, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। तो मैं हमेशा यहाँ मेंस के समय में जो है वो सजेशन देती हूँ कि ज़्यादातर हो सको तो थोड़ा हॉरिजॉन्टल में ही थोड़ा सा बना लेना, क्योंकि ग्राफ जो है वो दिख भी जाएगा, फ्लो चार्ट दिख जाएगा, उसके साथ साथ आपका पेज भी जो है थोड़ा बच जाएगा। तो ये ऐसे करके यहाँ पे शुरू हुआ। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, फोरकास्ट के बारे में बात हुई है, गरीबों के बारे में बात की जाएगी, ठीक है, महिलाओं के बारे में बात की जाएगी, उसके बाद जो है युवाओं के साथ में बात की जाएगी उनके लिए, और उसके बाद में जो लास्ट आएगा वो है हमारे किसान। तो ये 4 टॉपिक में बात चलेगी कि ये जो 10 साल में कितना जो है विकास हुआ है। तो ये बोला गया कि जो हमारी डेवलपमेंट है यहाँ सरकार की, वो ये बोला गया है कि पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया है। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब कि सबका साथ सबका विकास, और उसके साथ साथ ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब कि इसके ऊपर हो सकता है आपसे पूछ लो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट है क्या। अब मैंने बोला ना इसका स्टैटिक भी आपको पता होना चाहिए, एकदम फंडामेंटल जो एनसीईआरटी में दिया है। अब उसके लिए एनसीईआरटी अब टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, आपको पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन इंक्लूसिव डेवलपमेंट ये है कि भाई हमारे साथ साथ अगर हम लोगों का भला सोच रहे हैं तो उसके साथ साथ पर्यावरण को भी हम यहाँ पे ध्यान पे रखना है, और उसके साथ में सही तरीके से टेक्नोलॉजी भी यूज़ करके सबका विकास करना है, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसमें ऐसा हो जाए कि पिरामिड में अगर लोअर लेवल से अगर हम यहाँ पे देखें तो हाई लेवल के लोगों के लिए, रिच पीपल्स के लिए केवल प्लान ना बने, हर एक तरह के लोग यहाँ पे जुड़ना चाहिए ताकि आपका सबके साथ विकास यहाँ दिखे, ठीक है। तो पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया।
अब इसको कैसे डेवलपमेंट होगा, अब जरा सोचो कि डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं 2047 के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया सब्सटैंशियल डेवलपमेंट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि डेवलपमेंट लोगों का भी करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें यहाँ डेवलप करके लेके जाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि मैं उस टॉपिक में आऊँगी, एक एक टॉपिक पे अलग अलग से यहाँ पे बात किया गया है। जैसे स्कूल बनाना, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाना, रेलवे बनाना, कनेक्टिविटी जो है लोगों के साथ में जो ज्वाइन करने के लिए रेलवेज प्लस एयरवेज एंड वाटरवेज, इनको जोड़ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़, ये डिजिटल के थ्रू लोगों को जोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए सामाजिक टेक्नोलॉजिकली, और हम इस सारी चीज़ों को लेके हमें कभी कोई परेशानी ना हो, तभी जो है लोग यहाँ डेवलप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बात किया है। वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि वाईफाई की फैसिलिटी जो है आप देखोगे हर एक जो है रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में करा दिया गया है, ठीक है। बस स्टैंड में जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है गवर्नमेंट? क्योंकि अगर इंसान काम कर रहा है, आप सोचो कि कितने ज़्यादा बिजनेसमैन होते हैं जो ट्रैवल करते रहते हैं, और वो ट्रैवल करने के समय में अगर वहाँ पे वाईफाई की फैसिलिटी प्रोवाइड कर लिया जाए तो वो वहीं से बैठ के कुछ मीटिंग कर लेंगे। वो जो 1 घंटा 2 घंटा जो टाइम है उसको लेके वो वहाँ पूरा का पूरा प्रोडक्टिव यूज़ किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट के पास में फंड हो। अब ये फंड कैसे कलेक्ट हो रहा है, मतलब कि जब पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास, तो इसके लिए तो हम इनडायरेक्ट टैक्स भी भर रहे हैं और डायरेक्ट टैक्स भी भर रहे हैं। तो जितना लोग चीज़ें खरीदेंगे उतना गवर्नमेंट के पास में यहाँ टैक्स भी जाएगा, ठीक है। और ये जीएसटी का जो बेस है ये वाइडनिंग हो जा रहा है। वाइडनिंग मतलब कि काफ़ी लोग अब जो है वो जीएसटी पे कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वो लोग सर्विस ले रहे हैं, वो लोग सामान खरीद रहे हैं, तो जीएसटी की उतने पैसे जो है वो गवर्नमेंट के पास आ रही है, उससे जो है वो डेवलपमेंट की तरफ भी वो पैसे गवर्नमेंट लगा सकती है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को देखते हुए। अच्छा, उसके बाद उसके पीपल सेंट्रिक अप्रोच में ये भी बोला है, 3 चीज़ याद रखना कि एक लोगों को आप कैसे विकसित कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, साथ साथ काम, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट दे के उसके साथ में आपको बैंक के साथ में उनको जोड़ना है, और सही तरीके से उनको क्रेडिट फैसिलिटी भी दिया जाना चाहिए, और चौथा जो है वो इंश्योरेंस भी उनको दिया जाना चाहिए। तो कोई कोई बुक में आप देखोगे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि उनको एक इंश्योरेंस फैसिलिटी भी मिले लोगों को, उसके साथ साथ जो है क्रेडिट फैसिलिटी भी मिले, और बैंकिंग भी उनके साथ में जुड़ा जा सके, ठीक है। तो इसीलिए यह फाइनेंशियल सेक्टर का हमेशा ही मेंशन होता है कि ये फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत किया जाए सेविंग अकाउंट के थ्रू, क्रेडिट फैसिलिटीज़ के थ्रू और इन्वेस्टमेंट के थ्रू। जो ये इन्वेस्टमेंट वो करेंगे वो पैसे कल को लोन में जो है वो बैंक जो है दूसरों को दे सकता है। तो जितने भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो लोगों के पास आ रही है वो कल को जो बैंक को भी यहाँ पे नुकसान ना हो, क्योंकि अगर वो दे रहे हैं यहाँ पे लोन तो लोगों के पास में इंटरेस्ट भी उसके साथ साथ थोड़ा ठीक ठाक लगे, और बैंक भी इसमें थोड़ा इंटरेस्ट के साथ में कमा ले, तो वो पैसे जो है बाकी जो वो लोन में और घुमा सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर बात हुई है। उसके अलावा गिफ्ट सिटी के ऊपर बात ये हुई है कि देखो आज जो है वो इंडिया ग्लोबल कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस आज वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है इंडिया फिनेंशियल सर्विसेज को लेके आज इन्वेस्टमेंट, अगर आप देखो एफडीआई और एफएफआई, इंडियन फिनेंशियल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो फिनेंशियल सर्विसेज को लेके अगर एक गवर्नमेंट एक कॉन्फिडेंस नहीं देगा लोगों को तो वो इन्वेस्ट वहाँ नहीं करेंगे। आपको पता है इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है, गवर्नमेंट और सरकार के पास पैसे आ रहे हैं, वो पैसे जो है वो कहीं निवेश करेंगे, निवेश करेंगे तो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ गवर्नमेंट को और भी पैसे आएंगे और उससे और ज़्यादा डेवलपमेंट लोगों का करवा सकते हैं। तो इसको लेके थोड़ा सा समझते हुए चलिए, ठीक है। उसके बाद प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट बोला गया, जिसमें कि इन्फ्लेशन को ऐसा नहीं है कि प्रगति कर रहे हैं तो साथ साथ में जो है वो इन्फ्लेशन भी हाई हो रहा है। कल को जो 100 रुपये था आज वो एकदम से 200 रुपये हो गए। देखिए बढ़ तो रहा है प्राइस, लेकिन इसको बोलेंगे आप हेडलाइन इन्फ्लेशन जैसे बोलोगे, जैसे कि एकदम से डबल हो जाना, 100% इन्फ्लेशन आ जाना, तो इसमें क्या होगा, लोग जितना कमाएंगे उनका इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा। वो लोग इन्वेस्ट के साथ साथ ये जो पैसे कमा रहे हैं, कल को इनका 100 रुपये खर्च हो रहा था वही चीज़ खरीदने के लिए, अब इनका 200 रुपये खर्च हो रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखेंगे तो होगा ये कि ये डेवलपमेंट भी होगा और साथ साथ लोग जो कमाएंगे उसको वो सेव भी कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट की तरह वो कहीं शेयर मार्केट में लगाएंगे या बैंक में लगाएंगे या कहीं और जाके वो पैसे निवेश करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री ये बता रहा है कि देखो एक्टिव पार्टिसिपेट हो रहा है। देखो इसमें जब बात हुई थी ना कि सबका साथ सबका विकास और उसके साथ में सबका प्रयास, तो इसका ये सबका प्रयास है, ये वो उस चीज़ को यहाँ मेंशन कर रहा है कि सबका प्रयास कैसे यहाँ आगे आके दिख रहा है, बजट में ये बता रहा है।
अब उसके साथ में ये जो ग्राफ आपका यहाँ पे दिख रहा है, देखो कभी भी मैंने बताया इकोनॉमी की जब आप क्वेश्चन या आंसर राइटिंग करते हो बहुत ज़रूरी है इसमें इस तरह के ग्राफ वगैरह जो आप यूज़ करो। कभी कभी जो है फ्लो चार्ट आप यूज़ कर सकते हो, कभी कभी जो है भी इस तरह की चार्ट यूज़ कर सकते हो, या इस तरह की जो है वो डेटा जो आप दिखा सकते हो। अब मेंस में नंबर नहीं आ रहा तो उसका रीज़न ये है कि हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक डिमांड होती है। अब इकोनॉमी में आपको ये कहाँ से मिलेगा, जरा देखिएगा कि एनसीईआरटी में भी इसी तरह की प्रेजेंटेशन होगी, और साथ में जब गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट निकलती है तो भी इसको लेके ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता है। तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी करेंगे, ठीक है। तो इंडियन वर्ल्ड डॉलर जीडीपी ग्रोथ में अगर आप देखोगे तो ये दिखाया गया है 2000 यहाँ 26-27 तक, ये आज के टाइम पे यहाँ तक है, ठीक है। तो इंडियन वर्ल्ड डॉलर जीडीपी के साथ साथ आप देखोगे तो ये जरा देखिएगा, ये है वर्ल्ड डॉलर जीडीपी और ये है हमारा इंडिया का रुपी कितना स्ट्रेंथन हुआ है, ये दिख रहा है। तो ये बोलना चाह रहा है कल को जितना डॉलर जितना वैल्यू रख रहा है इंडिया की रुपी भी वहां तक पहुंच जाएगी, तभी हम बोलेंगे कि हम विकसित हो गए। क्योंकि देखिए अगर एक विकसित देश है तो वो ये बताता है कि उसकी जो करेंसी है वो भी वर्ल्ड लेवल में यूज हो रही है। जैसे कि आज जो है जितनी करेंसी है उसको वर्ल्ड ट्रेड के लिए वो यूज होती है, वैसे ही कल को इकोनॉमी इंडिया की स्ट्रांग होगी तो इंडिया की रुपी भी जाके वहां इस लेवल में आ जाएगी। ये जो डेटा है ये दिखा रहा है। अब बात आ रही है कि फोकस एरिया कहाँ करना है, हमें कैसे डेवलप करना है। तो यहाँ पे मेंशन किया है गरीब कल्याण देश का कल्याण। तो ये क्या टारगेट कर रहा है, हमारे यहाँ पे लोगों को, पुअर लोगों को मेंशन कर रहा है। ये बजट 4 लोगों के ऊपर बात करेगी, मैंने बोला ना फोरकास्ट, तो वो फोरकास्ट जो बजट में मेंशन हुआ उसका पहला जो कड़ी है वो है गरीब, ठीक है। तो लोग पुअर यहाँ पे बताते हैं। तो फोकस एरिया अगर आप देखोगे गरीब कल्याण देश का कल्याण, इस पे बात हुआ है। तो ये कैसे गरीब लोग अभी कैसे यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, कैसे उनकी गरीबी जो है वो बीपीएल से कैसे ऊपर उठ सकते हैं। तो ये मेंशन किया गया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से यहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा सेव किया है और 2.7 लाख करोड़ जो यहाँ पे सेविंग दिखा है। उसके अलावा मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब कि वो जितने पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट, ये बीच में से इनके पैसे कहीं जा नहीं रहे, सीधे के सीधे इनके अकाउंट में आ रहा है। उसके अलावा 25 करोड़ लोग यहाँ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से जो है बाहर हो गए। अब अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ स्टैटिक में जाइएगा, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, पहला। दूसरा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कैसे हम यहाँ रिपोर्ट में दिखाते हैं, कौन सा रिपोर्ट है। तो ये मैंने जब क्लास लिया था आपका पॉवर्टी को लेके सोशल जस्टिस वाले टॉपिक में, इंडियन सोसाइटी वाले टॉपिक में, तो मैंने आपको बताया था कि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स ये यहाँ पे दिखाता है। और ये दिखाता है कि ये मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में किस किस तरह के डायमेंशन दिखाता है। डायमेंशन मतलब कि अगर एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता क्या कि पॉवर्टी ऐसा नहीं होता है कि कोई गरीब है तो उसका मतलब है कि उसके पास पैसे नहीं है। गरीब तब भी गरीब है अगर उसके पास में एक बेसिक नेसेसिटी नहीं है, उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो, तभी जाके गरीबी को अगर हम देखेंगे तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के साथ में जोड़ते हैं। ये मैंने आपको बताया है। तो ये इस चीज़ को लेके आप रिपोर्ट, अगर आपका दिमाग में से क्लिक करना चाहिए कि यार ये टॉपिक में से ना कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपका है। इसके बाद मेंशन किया है क्रेडिट असिस्टेंस दिया गया है और पीएम स्वनिधि के तहत। तो ये स्वनिधि क्या आता है, स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। तो ये किसको दिया है, ये मैंने इकोनॉमिक रिव्यू के ऊपर भी बात किया था कि यहाँ स्ट्रीट वेंडर के ऊपर ये एक स्कीम चलाया गया है। स्ट्रीट वेंडर मतलब कि जो प्लेटफॉर्म में जो अपना दुकान लगाते हैं इनके लिए अलग से जो है वो लोन की फैसिलिटी दिया गया है। मैंने आपको बताया था, जरा मुझे बताइए कितने लाख रुपीस तक लोन इनको दिया गया था, ये मैंने इकोनॉमिक रिव्यू में आपको बताया, ठीक है। तो इनके लिए ऐसे क्या होगा कि ऐसे ही गरीब लोगों को और ज़्यादा मदद मिलेगी। और एक चीज़ यहाँ पे दिखाया गया कि हेड काउंट रेशियो, ठीक है। अब हेड काउंट रेशियो के ऊपर दिखाया गया है कि ये देखो कितना कम हुआ है। क्या आप इसको समझ रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो यहाँ देखना है कि हेड काउंट रेशियो होता क्या है। हेड काउंट रेशियो आप तब बोलोगे जब एक बीपीएल जैसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन से कुछ लोग निकल के आ चुके हैं, ठीक है, उसको आप बोलोगे हेड काउंट रेशियो की तरफ मतलब वो बात करता है। तो आप देखो कि करीब करीब ये बहुत ज़्यादा नीचे दिखाया गया है, 11.3 के करीब लोग बिलो पॉवर्टी पॉइंट से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से ग्राफ जब दिखेगा तो आपको ये भी दिखना है कि ये कंसिस्टेंटली ये डाउन हुआ है। तो एक हिंट मैं यहाँ पे देती हूँ क्योंकि ये स्ट्रैटेजी की क्लास है। अब ये हिंट क्या है, जब भी सरकार पुअर मतलब गरीब लोगों की बात करेगी या फिर
ऐसा कुछ बात होगा जिसमें डायरेक्ट जो है सरकार ने कुछ ऐसे पॉलिसी चलाई होगी जो डायरेक्ट उसका असर दिख रहा है, जैसे कि गरीबी के ऊपर दिखेगा, ठीक है। अगर स्कीम चला रहा है तो हो सकता है ना 10 साल के पहले से अगर वो स्कीम चली आ रही है तो आज जाके जो है वो थोड़ा थोड़ा तो परफॉर्मेंस दिखा रहा होगा। इस तरह के स्टेटमेंट को आप समझ जाना कि ये स्टेडिली डिक्रीज हुआ होगा, जैसे गरीबी हो गई, या फिर सेविंग जो है वो स्टेडिली इंक्रीज हुआ होगा। इस तरह की चीज़ें जो हो सकता है आप इस तरह के स्टेटमेंट को राइट कर लो। लेकिन जहाँ नेचर के ऊपर बात आती है, जैसे कि उत्पादन कितना हुआ है, राइस, वीट, ऑयल सीड, इसका जो है वो उत्पादन बढ़ा है, तो माइंड में ये एक स्ट्रैटेजी रख लीजिए कि इसको लॉजिक बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से भी ये सारा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। और इंक्रीज करने के लिए इसको गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं सकती, अब जितना भी है वो तो नेचर के ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह के स्टेटमेंट में अगर इसमें लिखा होगा कि राइस एंड वीट का प्रोडक्शन जो है वो एकदम लगातार बढ़ा है, तो थोड़ा सा दिमाग को रोकिएगा, क्योंकि हो सकता है ये स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। तो कभी भी आप इस तरह के स्टेटमेंट को एनालाइज करते हुए ही इस सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को स्टडी करना चाहिए। तो इसमें ये बात बोला गया। वैसे ही दूसरा जो हमारा सी था वो क्या था, यूथ था। तो यूथ के ऊपर बात हुई है कि देखो ये जो हमारा फ्यूचर है, अगर एक विकसित भारत के ऊपर अगर एक देश बाहर कर रहा है तो उसका पूरा का पूरा जो नींव जो है वो जुड़ा हुआ है यूथ के ऊपर, ठीक है, युवाओं के ऊपर जुड़ा हुआ है। अब इनके लिए इनको कैसे टारगेट करेंगे, इनको जो है स्किल इंडिया मिशन के थ्रू जो है वो एजुकेशन भी दे रहे हैं, और स्किल इंडिया के थ्रू यहाँ इनको क्या बोलते हैं, स्किल दिया जा रहा है, ताकि ये जो कल को जो हमारा जो 25 साल का जो टारगेट है इसमें ये कहीं ना कहीं यहाँ कंट्रीब्यूट कर सके जीडीपी में। और इसके बाद यहाँ ये बोला गया है कि ये जो गरीब कल्याण नहीं, गरीब के ऊपर यहाँ पे या देश का जो पहला जो यहाँ पे था, उसके अलावा फोकस एरिया अगर आप देखोगे या यूथ के ऊपर भी दिखाया गया है, जैसे कि इनको कैसे स्किल देना है। दूसरा, ये स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हो सकता है ये कल को अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहे, तो इसको लेके पीएम मुद्रा योजना के ऊपर भी बजट ने बात किया है। अब पीएम मुद्रा योजना क्या है, इसको लेके स्टैटिक में जाके देखना कि ये मुद्रा योजना कैसे चलता है, ठीक है। इसके ऊपर कौन से बैंक जो है वो इन्वॉल्व है, क्या पब्लिक यहाँ से डायरेक्ट जो है वो अपनी लोन ले सकती है, या फिर मुद्रा योजना केवल एक योजना है, इसके थ्रू बैंक से आप यहाँ लोन ले सकते हो। तो इसको लेके क्लैरिटी रखिएगा। इसको आप बोलोगे कि क्लैरिटी अगर नहीं है ना तो मुश्किल हो जाएगी, फिर कोई भी जो आपका डाउट है वो आप स्टेटमेंट में उसको वो नहीं कर पाओगे, सही नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जो है यूथ के लिए अलग से यहाँ आईआईटी की बात की गई है, ठीक है। और कितनी ज़्यादा यहाँ आईआईटी जो यहाँ अभी के टाइम पे 10 साल में अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो कितनी ज़्यादा आईआईटी यहाँ बड़ा है, 16 से 23 हो गया, 23 हो गया। एम्स का यहाँ पे जो है बड़ा है, 22 एम्स आप देख रहे हो, हॉस्पिटल्स इंक्रीज हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इतने से इतना बढ़ गया। अब ये क्या करना है, इसको थोड़ा परसेंटेज भी निकाल देना। कभी कभी क्या होता है कि 20%, 30% यूपीएससी अगर क्वेश्चन को टफ करना चाहेगा तो इसमें आपको यहाँ पे रोक सकता है। तो प्लीज़ हर एक तरीके से ना इसको निचोड़ देना कि कहीं से भी हमारे से गलती ना हो, ठीक है। तो ये पता गया। वैसे ही पीएम श्री के ऊपर यहाँ बात की गई है। अब पीएम श्री क्या योजना है, ये स्कूल्स को लेके बात होता है कि इसमें बात किया गया स्कूल राइजिंग विथ पीएम स्कूल राइजिंग एंड यस ऑफ इंडिया, ठीक है, स्कूल राइजिंग ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब है कि स्कूल जो है वो ज़्यादा जो है बन रहे, जितने बच्चे पढ़ेंगे उतने युवाओं को भी और ज़्यादा स्किल दिया जाएगा, तो ये बहुत अच्छा एक प्रगति की तरफ, विकास की तरफ देश दिखेगा। आगे जो फोकस एरिया है वो है फार्मर्स के ऊपर, जो मैंने आपको बताया। तीसरा जो सी है, तो हमारे फार्मर जो है हमारे अन्नदाता है, ये बजट हमारे यहाँ पे बोल रहा है। अब फार्मर जो हमारे अन्नदाता है, तो ये अन्नदाता के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे बजट बोलना चाह रहा है कि देखिए हमारे जो अन्नदाता है वो कल को इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर ये सही से काम करेंगे तब जाके हमें खाना मिलेगा। तो डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस को लेके इतने करोड़ रुपीस पीएम किसान योजना के तहत दिया गया है। अब आपको देखना है कि पीएम किसान योजना में कितने पैसे दिए जाते हैं। मैंने बोला कि बजट और ये आपको हिंट दे सकता है, और ये हिंट क्या है कि स्टैटिक में जाइए, थोड़ा रिवाइज कीजिए, वापस आइए। तो पीएम किसान को लेके आपको यहाँ पे पढ़ना है थोड़ा। और क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो कितने तरीके से जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम्स है क्रॉप इंश्योरेंस को लेके, ये भी मेंशन किया गया है बजट में। क्रॉप इंश्योरेंस की बातें की है। अब क्रॉप इंश्योरेंस
को लेके कितनी तरह के क्रॉप इंश्योरेंस है, उसमें कैसे कैसे प्रावधान जो है वो दिखाया गया है, ये सब आपको थोड़ा स्टैटिक में अलर्ट हो जाओ, स्कीम्स को लेके आपको पूछ सकता है। वैसे ही इंटीग्रेशन अगर आप देखोगे तो ई नैम्स के थ्रू अब देखिए कि किसान को पैसे अच्छे जा रहे हैं, उनका क्रॉप्स को लेके कैसे बचाना चाहिए, तो क्रॉप इंश्योरेंस दिया है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिया है कि उत्पादन होने के बाद में प्रोडक्शन जो भी होगा उसको कैसे मंडीज तक लेके जा सके, और टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे ई नैम के थ्रू यहाँ उनकी बेनिफिट, उनका जो है वो पैदावार अच्छे से अच्छे बिके, उनको अच्छे से अच्छे जो है वो पैसे मिले, और इससे उनका भी विकास यहाँ दिखेगा। तो इंक्रीजिंग प्रिक्यूरमेंट ऑफ राइस एंड व्हीट, ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कैसे इनके जो है वो जो व्हीट है, जो गेहूं और जो चावल है, इनको कितना गवर्नमेंट ने खरीदा है। तो देखिए कि गवर्नमेंट भी खरीद सकता है और यहाँ पे प्राइवेट जो मंडीज है वो भी खरीदते हैं। तो ये जो है देखना कि इसको इंक्रीज दिया है, लेकिन ये एकदम से 28 से 30 आया है ये, लेकिन स्टेडीली इंक्रीज नहीं हुआ है। ये 30 में से यहाँ 29 गया है, फिर 28 गया है, फिर यहाँ पे, तो आप इसको बोलोगे ये ग्राफ स्टेडीली इंक्रीज नहीं दिखाया। अब हिंट समझ में आया जो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही यहाँ पे कोई पुअर को लेके, हेल्थ सर्विस को लेके बात होगी जिसमें सरकार जो है अपना योगदान दिखा सकती है डायरेक्टली, वो स्टेडीली इंक्रीज होने की चांसेस हाई हो सकती है 80%, जरा ध्यान दीजिएगा। लेकिन जिसमें ये जो राइस और व्हीट की बात होती है, देखिए ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है, ये थोड़ा सा रोलर कोस्टर की तरह ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ये एकदम से लगातार बढ़ोतरी यहाँ पे नहीं दिखा है, राइट। तो हिंट मिल गया। अब वापस जो चौथा हमारे यहाँ पे सी का बात किया था वो था नारी शक्ति। अब नारी शक्ति को लेके हम जो है यहाँ बात कर रहे थे, तो G20 को लेके भी हमने यहाँ पे प्रेसिडेंसी रखी है इंडिया ने, और इसके ऊपर भी नारी शक्ति के ऊपर बात की है। तो ये जो मुद्रा योजना है, 30 करोड़ मुद्रा योजना का जो लोन है, ये स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, ये दो प्रोग्राम इसके अंदर आती है, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया किसके लिए है, स्टैंड अप इंडिया किसके लिए, जरा प्लीज ध्यान लगा के मुझे भी बताओ कमेंट करके। और मुद्रा योजना से वुमेन्स एंटरप्रेन्योर को यहाँ जो है वो बढ़ावा मिला है कि वो इस तरह से लोन लेके 1 लाख आई थिंक 1 करोड़ रुपीस के अंदर लोन लेके वो अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे ही फीमेल इनरोलमेंट अगर देखा गया है कि इसमें एजुकेशन में अभी जो है 28% जो है वो बढ़ी है। तो आप बोलोगे कि एक महिलाओं को आप कैसे आगे आने का कैसे आप चांस दे रहे हो, तो सबसे पहले तो उनके एजुकेशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, उसके ऊपर उनके हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, उनकी पार्टिसिपेशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या दिखता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है, हर एक तरीके से यहाँ वो पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए। तो सोशल तो समाज में जैसे उनका जो है वो क्या बोलते हैं, उनको जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। इकोनॉमिकली अब बोलोगे तो इनको जो वुमेन एंड एंटरप्रेन्योर के लिए जो लोन दिया जा रहा है, और पॉलिटिकली जो है ये मेंशन किया है कि अब से 33% जो है पार्लियामेंट में वुमेन्स रिजर्वेशन के ऊपर बिल लाया गया है, वहाँ पे भी इनका जो है योगदान दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो बजट मेंशन किया है वो है स्टेम कोर्सेज के ऊपर। अब स्टेम जो कोर्सेज है ये है टेक्नोलॉजी को लेके, कि महिलाएं जो है वो टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। तो महिलाएं जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ी, तो ऐसे बोला जाता है ना कि जितना भी अगर आप देख लो इनका दिमाग जो है वो कम ही होता है, इनको टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा नहीं होता। यार आज महिलाएं जो है वो फ्लाइट चला रही है, साइंटिस्ट बनी हुए, तो इनको प्रमोट करने के लिए ये स्टेम कोर्सेस बनाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसको भी लेके बजट में यहाँ मेंशन हुआ है। वैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेके इतनी ज़्यादा पैसे दिया जा रहा है ताकि अगर जो गांव की महिलाएं हैं वो अलग से जो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनको यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के आपस में वो मिलजुल के काम कर सके, इसके ऊपर भी यहाँ बात किया गया। तो अगर यहाँ डेटा अगर आप देखोगे, वापस मैंने बोला ना ऐसी कोई चीज़ जो सरकार अपने से बना सकती है, अगर मैं और भी इसको स्पष्ट रूप से बोलूं तो आप बोल सकते हो कि सामाजिक तौर से अगर कुछ बदलाव देखा गया ना तो ये स्टडीली इंक्रीज दिखेगा आपको। ये एक ऐसा एनालिसिस आपको करना है, तो मैंने किया था, इसीलिए मैंने आपसे अभी मैं शेयर कर रही हूँ, राइट। उसके बाद बात क्या है कि अगर हमने बता दिया है कि अगर हमें विकसित होना है तो भाई अभी करना क्या है, आगे वाले टाइम पे इंडिया को करना क्या है। अब ये स्ट्रैटेजी फॉर अमृत काल के ऊपर ये बजट ने बात किया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, तो देखिए कभी कभी बायोस्फीयर, ठीक है, इकोलॉजी, ऐसे छोटे छोटे वर्ड जो हम पलट देते हैं, अगर ये हमारे नज़र में भी आ जाता है, हम इसको जानने की कोशिश नहीं करते ध्यान से। अगर आपसे मैं पूछूं कि इकोटोन क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व किसको आप बोलते हो, सेंचुरीज एंड रिजर्व्स में क्या डिफरेंस है, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स में क्या डिफरेंस है, देखना आप अटकोगे।
क्योंकि हमने बस पढ़ा है, बुक से अंदर, बुक के अंदर से बाहर आइए, प्रैक्टिकली समझिए। अगर आप फॉरेस्ट ऑफिसर होते, क्या आपको ये डिफरेंस नहीं पता होता? अगर आप यहाँ पे एक IAS ऑफिसर होते, आपके वहाँ जिले में एक ऐसा नेशनल पार्क होता, सेंचुरीज होता, या फिर टाइगर प्रोटेक्शंस को लेके, या फिर हाथियों को यहाँ बचाना है, इसको लेके अगर कोई प्रावधान बनाया होता और आप तक ये चीज़ पहुँचती, क्या आप तब भी बुक खोल के देखते? तो माय डियर, आप फ्यूचर ऑफिसर हो, ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है, समझ के पढ़ना है, ताकि वो चीज़ आप अप्लाई कर सको यहाँ पे। तो इसी तरह स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें कि फ्यूचर में भी ये जो अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को यहाँ कोई नुकसान ना पहुँचे, ये यहाँ पे मेंशन किया है कि देखो हमें ना कमिट करना है नेट ज़ीरो बाई 2070, कि नेट ज़ीरो मतलब कि हमारी ये जो एमिशन होगी ये ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि हम ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जिसमें कि कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। अब ये आ गया है टेक्नोलॉजी की बात, तो इसमें बताया गया कि करेंगे कैसे। वायबिलिटी गैप फंडिंग बताया गया है फॉर विंड एनर्जी। अब यहाँ से देखिए कि टाइप्स ऑफ एनर्जी आपको यहाँ स्टैटिक में मिल जाएगा। अब ये तो नहीं है कि आपको पता नहीं होगा कि विंड एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी क्या है। अब जो नहीं पता है वो ये कि कौन सा जो राज्य है इसमें नंबर 3 में है, कौन सा जो राज्य है अभी आगे और इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। इंडिया में कितने कोस्टल रीजन है, और उसके अलावा जो है कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है कौन कौन से प्रदेश में या फिर कौन कौन से राज्य में आपको देखने को मिलता है। जरा इस तरीके से इसको पढ़ना। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है, इसको कौन देता है, एंजल इन्वेस्टर्स किसको बोलते हैं, ये सब टर्म आपने पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी डिफरेंस क्या है। वायबिलिटी गैप फंडिंग आप किसको बोलते हो और एंजल इन्वेस्टर्स आप किसको बोलते हैं, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। इसके थ्रू हम यहाँ नेट ज़ीरो बाई 2070 हमें अचीव करना है। सेटिंग अप कोल गैसिफिकेशन, कि अभी जो हमारे पास जो कोल है वो आपको पता है कि कौन से स्टेज का है, जरा कमेंट कीजिए, मैं आपको हिंट दे रही हूँ स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास जो कोल है उसमें से सल्फर कंटेंट जो वो ज़्यादा होता है, ठीक है। उसमें क्या आता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने इसको पढ़ा है, मैंने बताया कि मैं साइंस बैकग्राउंड में नहीं हूँ, लेकिन यूपीएससी के लिए प्रैक्टिकल लेवल में एक जर्नलिस्ट जो एक IAS ऑफिसर, एक सिविल सर्वेंट होता है, उसको ये सब आना चाहिए। ऐसा है कि किसी को कोई आपको समझा पाओ तो ऐसे हो जाओ, नहीं आता जाओ, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन कैपेसिटी हमें बढ़ानी है, ताकि हम अपने यहाँ पे ही कुछ जो उसके फ्यूल है उसको हम यहाँ उत्पादन कर सके और उसके बाद उसको लेके यूज़ कर सके। फिर ये जो है CNG के ऊपर ध्यान देंगे, PNG के ऊपर ध्यान देगा। तो टेक्निकली देखिएगा कि इसका क्या होता है, CNG किसको बोलते हैं, PNG किसको बोलते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस किसको बोलते हैं, यह स्टैटिक में आ जाएगा टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो मैंने बोला ना, वॉट को लेके भी पढ़ना है, वाई को लेके भी पढ़ना है और हाउ को लेके भी पढ़ना है इस सारे टॉपिक में। वैसे ही फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा कि जो भी यहाँ इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा बनाने के लिए इंडस्ट्री लगाएगा उसको लेके इसको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, या फिर सब्सिडी के साथ साथ उनको ये भी प्रावधान है कि अगर वो कुछ ज़्यादा GDP के लिए एक नई इंडस्ट्री है तो उनको कॉर्पोरेट टैक्स में भी 15% जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, बाकियों को जो है 22% मेंशन किया गया है बजट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहानी की तरह और स्पीच की तरह आपको सुननी है। रूफटॉप सोलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, कि यहाँ पे बताया गया कि 1 करोड़ हाउस होल्ड जो है यहाँ ऐसे बनाए जाएंगे जिसकी की छत पे जो है ये रूफटॉप सोलार जो पैनल लगेंगे, जिसके थ्रू अपने घर में भी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा। फ्यूचर में जो भी एनर्जी एक्स्ट्रा यहाँ पे बचेगा वो सरकार को आप बेच भी सकते हो, तो घर बैठे पैसे कमाएंगे। पैसे कमाना मतलब ऐसा नहीं है बाहर जहाँ हम यहाँ 2 AC लगाने से डरते हैं ये सोच के कि बिल आ जाएगा, वहाँ अपने ही रूफटॉप सोलार के थ्रू हम यहाँ बिजली बचाएंगे भी और उसके बाद बिजली भेज भी सकते हैं। इसका जो है वो बाकी जो नोटिफिकेशन आता जाएगा, आप देखते रहिएगा, ठीक है। उसके अलावा जो E-बस और E-व्हीकल की बात चल रही है कि ये कैसे हम इसके थ्रू, तो मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ इंडिया विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2070 और 2047, ठीक है। तो इसमें से ये पॉइंट आएंगे। अब आपको लॉजिक लगाना है कि ये अगर होगा तो इससे क्या होने वाला है। तो जब भी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो होता ही है कि हम इसको बस पढ़ लेते हैं, ये पढ़ने से क्या होगा ये प्लीज़ ज़रा जान लीजिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये ज़रा सोच के करना कि ये स्टेटमेंट सही होगा तो इससे क्या होगा, क्यों ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, क्यों ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। तो मैंने आपको बहुत बार ये स्ट्रैटेजी के बारे में बताया है, ठीक है। अब इसको अप्लाई करने का समय आ गया है और इससे मैं आपको हिंट भी दे रही हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकता है, राइट। अब देखो कि यहाँ पे बताया कि नॉन फॉसिल फ्यूल, कि अगर आप देखोगे
तो ये बड़ा है, मतलब कि हम अभी फॉसिल फ्यूल के ऊपर, जो कि रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, जो कि सेडिमेंट्री रॉक से निकल के पेट्रोलियम और जो क्रूड ऑयल जो इंडिया खरीदता है, इसके ऊपर डिपेंड ना होके हम आज नॉन फॉसिल फ्यूल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। तो ये अच्छी बात है, हम अपने ही देश में अपने साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करके एक विकसित देश की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके ऊपर ये भी बताया है कि ना केवल ये, हम अभी एलपीजी जो कनेक्शन है ये पीएम उज्ज्वला योजना के तहत दे रहे हैं। तो होगा कि मैंने बोला ना कच्चा तेल, ये सब चीज़ जो है वो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सारे स्कीम जो है वो सरकार दे रही है, इससे कितना ज़्यादा विकास हो रहा है आप खुद सोचिए। तो मान लीजिए कि पीएम उज्ज्वला योजना से क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, कल को ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ साथ एलईडी बल्ब, जैसे कि एनर्जी को किसको बचाना है, ये दिया है उजाला योजना की तरह, और एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग का भी प्रावधान किया है एसएनएलपी स्कीम्स के अंदर। अब स्कीम्स कितने मेंशन हुए हैं ये सब नोट करते जाओ, ताकि इसके बारे में A to Z हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब आपको यहाँ पे इस स्कीम्स को लेके पढ़नी है। मैं भी करंट अफेयर्स को लेके नेक्स्ट वीक से यहाँ एक करंट अफेयर सेशन लेके आऊँगी, बहुत जल्द आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और मैंने सोचा है कि शाम के समय एक 6 से 7 बजे 1 घंटा का लाइव करंट अफेयर्स का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर रिपोर्ट्स या फिर स्कीम्स, इसको लेके मैं 1 घंटा का सेशन लेके आऊँगी। डोंट मिस दैट सेशन, आपको बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स में उससे भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी फॉर अमृतकाल को लेके इसमें बात हुई है कि ये कैसे, सेकेंड स्ट्रैटेजी क्या होगी कि भाई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है और इन्वेस्टमेंट बनाना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें मेंशन किया है कि देखो 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर हम यहाँ पे बनाएंगे और पीएम गति शक्ति योजना के तहत। अब पहले क्या होता था कि जो रूट बना हुआ है ना, कौन से रूट पैसेंजर ट्रेन का, और ये वो रूट को हम यूज़ करते थे इसको मालगाड़ी को लेके जाने के लिए। अब होता ये था कि प्रायोरिटी अगर देनी है तो ये पैसेंजर ट्रेन को मिलती थी ये रूट का, अब मालगाड़ी जो था वो लेट पहुंचता था। अब इससे होता ये था कि काम लेट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इसके ऊपर बात हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसमें यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके और एफडीआई इनफ्लो को लेके यहाँ पे बात हुआ है ग्राफ में। इंक्रीज द कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि हमने अगर सरकार ने यहाँ पे कोई अगर क्या बोलते हैं, अगर निवेश इसको स्पेंड किया है तो कल को जाके यहाँ से हमें इनकम भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एफडीआई कितनी बड़ी है, एफडीआई भी बड़ी है, ठीक है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा है, उसके साथ साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि रोड, रेलवेज, इस चीज को लेके जो बात हुई उसको। उसके अलावा स्ट्रैटेजी फॉर अमृतकाल, तीसरा पॉइंट ये बोला है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट देखना है वैसे जगहों को लेके जहाँ पे डेवलपमेंट हुई नहीं है, लेकिन इसको ना पहले बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हम बोलते थे, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, लेकिन ये नाम चेंज कर दिया है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं अभी, कि हम इंस्पायर हो रहे हैं, इंस्पायर के साथ साथ और एस्पायर भी हो रहे हैं कि हमें भी यहाँ पे अच्छी डिस्ट्रिक्ट बन के उभरनी है। वैसे डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे टारगेट किया गया और वैसे स्टेट को एडिशनल यहाँ पे फंड दिया जाएगा, बजट के साथ साथ स्पेशल यहाँ पे उनको फंड दिया जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर बात किया है बजट ने और ऐसे बताया कि देखो ऐसे कैसे ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे आगे उभर के आ रहे हैं। उसके साथ साथ हेल्थ को लेके बात किया गया है कि ये जो सर्विकल कैंसर्स को लेके बाहर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, ये सर्विकल कैंसर्स को लेके कैसे एक युवा जो बच्चियां हैं उनको लेके कैसे शुरू से ही एक हेल्थ रिलेटेड उनको अवेयरनेस देना चाहिए, इसके ऊपर बजट ने बात किया है, ठीक है। और ये बोला है कि इनको जो फ्री वैक्सीनेशन भी कराया जाएगा। तो ये अब ये सब चीज़ हो सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका यहाँ पे सवाल आ जाए कि सर्विकल कैंसर्स के होने से कैसे कौन से ईयर तक में इनका जो है वो आप वैक्सीनेशन ले सकते हो, कितना डोज ले सकते हो। तो मैं थोड़ा बता देती हूँ, ये जो 9 से 14 साल के अंदर में आपको केवल 2 डोज लेना होता है, और अगर ये बच्चा जो है यहाँ से क्रॉस हो जाता है बच्ची, तो इसको वो 3 डोज लेना होता है। तो ये सब चीज़ जो है वो टेक्निकल चीज़ आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड चीज़ भी आपको आनी चाहिए। वैसे ही सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण बच्चों को जो है थोड़ा पहले से ही यहाँ केयर किया जाए डेवलपमेंट के तहत, ताकि उनको पोषण से भरा हुआ जो मील्स है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी ये बोला गया था कि मिड डे मील स्कीम्स भी बहुत ज़रूरी है पोषण के लिए। तो ये सब चीज़ यहाँ मेंशन किया गया। वैसे ही यू-विन प्लेटफॉर्म के तहत यहाँ बात किया गया है कि इम्यूनाइजेशन मतलब कि दिया जाएगा,
हेल्थ कवर आयुष्मान भारत की तरफ से यहाँ पे आशा वर्कर को और आंगनवाड़ी वर्कर्स को मेंशन किया गया। तो देखो स्टैटिक पोर्शन में जरा समझ जाइए कि आशा वर्कर कहाँ तक काम करती है, ठीक है, और आंगनवाड़ी जो है वो कहाँ तक आप बोल सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है या ब्लॉक लेवल में होता है, ये सब चीज़ हमें थोड़ा सा जान के रखना है। इसके अलावा स्ट्रैटेजी फॉर अमृत काल में इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर ये भी बताया है कि हाउसिंग को लेके कैसे ये इकोनॉमिक रिव्यू के ऊपर भी बात हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर बात हुई है और ये भी बोला है कि 3 करोड़ हाउसेस इसमें और भी दिया जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो ये भी ग्राफ आप देखोगे ये भी बड़ा है, तो इससे भी आपको हिंट मिल जाएगा कि ये अगर आप कंपेयर करोगे अभी से और आगे वाले साल में ये और बढ़ेगा, ठीक है, ताकि मिडिल क्लास लोगों को अच्छे से यहाँ हाउसिंग फैसिलिटी भी दिया जाए। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट है टूरिज्म के ऊपर। तो ये बोला है कि ये सारी चीज़ों को लेके इंडिया जो है अगर आगे प्लान बना रहा है, इसके साथ में रेवेन्यू भी इंक्रीज होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे बढ़ेगा और हमारा फिजिकल डेफिशिएंट भी कम होता होता हम एक विकसित देश की तरफ यहाँ बढ़ जाएंगे। तो टूरिज्म को लेके आपको पता है कि जैसे ही हमारे यहाँ G20 सबमिट हुआ था, तो इसका ये इस तरीके के सबमिट कंडक्ट कराने का मतलब ही यही होता है कि अगर इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग टूरिज्म के तहत से आएंगे तो कितने लोगों को यहाँ काम मिलेगा, कितने लोगों से हमें यहाँ पे व्यापार बढ़ेगा, ठीक है, फ्लाइट चार्जेस आपको पता है कि वो इनकम यहाँ पे दिखेगा। उसके अलावा जो है होटल्स, रेस्टोरेंट, सब कुछ यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। और इंडिया जबकि इतना ज़्यादा पेनिनसुलर रीजन के अंदर आता है, तो हम यहाँ टूरिज्म को अगर प्रमोट करेंगे, इसी के तहत लक्षद्वीप में भी अभी इतने ज़्यादा प्रोग्राम आपको सुनने को मिलेगा क्योंकि ये बजट में बोला गया, ठीक है। तो ऐसे करके बजट ने बात किया। अब स्ट्रैटेजी फॉर अमृत काल का 5वां जो स्ट्रैटेजी है वो ये कि हम यहाँ एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग को लेके भी हमें काम करना है, क्योंकि बोला है कि सरकार जो है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों को यहाँ पे इंकरेज करेगी इन्वेस्ट करने के लिए, कि ना केवल आप यहाँ पे हार्वेस्ट करने के समय आप बात कर सको और पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी के लिए। मतलब पोस्ट हार्वेस्ट क्या है, यहाँ से वो एक उगा सकता है, उगाने के बाद में अपने सड़क जो है वो सही होगा तो वो ठीक से मंडी तक पहुँच जाएगा, उसको वहाँ सही से दाम मिलेगा और उसके साथ साथ उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज होने के लिए उसको एक क्रेडिट भी मिल सके। PM किसान क्रेडिट कार्ड भी आपको पता है इसके ऊपर बात किया जा चुका है। तो ये ना नैनो डैप के ऊपर एक नया पॉइंट यहाँ दिखा है। नैनो डैप है क्या? अब नैनो डैप ये है कि कम से कम यहाँ फर्टिलाइजर यूज करके, नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके एग्रो क्लाइमेटिक जोन बनाया जा सके, ताकि फर्टिलाइजर वगैरह ज़्यादा ना यूज़ करके कम से कम, क्योंकि आपको पता है इसका इफेक्ट भी ऐसा होता है कि जब बारिश आती है तो ये सब बह जाता है, ठीक है। ये साइंस में आपने नाइट्रोजन साइकिल्स अगर पढ़ा है तो नाइट्रोजन साइकिल में, या फिर आपने देखा होगा ये जो साइकिल है कैसे इसका बैड यूज भी हो सकता है कि ये बह के जो है नदी में चली जाती है। अब जैसे ही नदी में चली जाती है तो इससे क्या होता है, एल्गी जो है वो बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाता है। अब एल्गी अगर पानी के ऊपर ज़्यादा होगा तो नीचे के जो मछली और जिसको फोटोसिंथेसिस चाहिए होगा, जिसको लाइट चाहिए होगा, उनको यहाँ पे लाइट मिलेगी नहीं और वो फिर मरती हुई दिखाई देगी। तो ये कैसा है कि आपको इमेजिन की तरह समझना है। मैं एक साइंस स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन मैंने इसको एक एप्लीकेशन व्यू से अभी मैं बता रही हूँ, तो मेरे सामने वो जो इमेजिन चल रही है कि कैसे एक किसान जो है वो फर्टिलाइजर यूज़ करता है, फिर वो कैसे बह के चले जाता है, फिर उसमें रिवर्स या फिर बहता हुआ पानी ना हो एक जगह पे तो कैसे एक एल्बी फॉर्मेशन हो जाता है और फिर वहाँ से कितनी ज़्यादा जो एक्वाटिक एनिमल्स है उसकी वहाँ पे मौत होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान स्ट्रैटेजी के ऊपर भी बात हुई। प्लीज़ माइंड इट हियर कि ये आत्मनिर्भर ऑयल सीड मतलब कि हम अभी बहुत ज़्यादा तेल खरीदते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने किया नहीं था, तो अब जो है हमें इसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको लेके भी सरकार जो है आगे काम करेगी। वैसे करते हुए डेयरी डेवलपमेंट के ऊपर भी बात हुई है कि अब देखो एग्रीकल्चर बोलो तो आपको अगर पता होगा एग्रीकल्चर मतलब क्या है। केवल एग्रीकल्चर ये नहीं है कि हम केवल यहाँ पे कृषि की बात करें। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ बोला जाता है। एलाइड एक्टिविटीज़ मतलब कि ऐसे बोलते हैं कि ना केवल खेत बल्कि उसके साथ साथ एनिमल्स और उसके साथ साथ एक्वाटिक जो चीज़ होती है, अगर हम इस चीज़ को भी लेके बोलेंगे तो वो हो जाएगा पूरा का पूरा एग्रीकल्चर। तो अब क्या कर रहा है कि हम केवल यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर दिमाग में आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ एनिमल डेयरी डेवलपमेंट को लेके बात करेंगे, अगर पोल्ट्री फार्म बात करेंगे, गाय पालेंगे, तो ये भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ जितनी भी हमारी कोस्टल रीजन है और हमारी जो नदी वाली जो रीजन है, अगर हम वहाँ पे
मछली पालन और जो झींगा वगैरह जो पालते हैं वो भी इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है। ये भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ही दिखाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर बात हुआ है। वैसे ही मंत्री मातृत्व संपदा योजना, इसके ऊपर बात हुआ है कि इसको कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, डबल करना है एक्सपोर्ट को, और कैसे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी दिखाना है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर मेंशन हुआ है। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा ब्लू रेवोल्यूशन के ऊपर बात हुई है, राइट। ब्लू रेवोल्यूशंस मतलब कि आपको पता है इसको इंक्रीज हुआ दिखाया दे रहा है, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी यहाँ पे बढ़ी है, इसके ऊपर बात किया। तो रिसाइलेंट परफॉर्मेंस बताना है इंडिया का कि आज जो है वो करंट अकाउंट डेफिशिएट हमारा यहाँ पे कम हुआ है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि करंट अकाउंट डेफिशिएट क्या होता है, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिशिएट मतलब कि आज के टाइम पे अगर हम यहाँ पे कोई रेवेन्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई प्रोडक्टिव दिखना चाहिए। मतलब कि कल को वो इन्वेस्टमेंट की तरफ आप हमें यहाँ क्या बोलते हैं पैसे देना चाहिए। तो डिक्लाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी अभी लगातार आप देखोगे ये गिरा है। इसका मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा जनरेट हुआ है। उसके साथ साथ डिक्लाइनिंग जीएनपी, ये सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। और एक बात, गवर्नमेंट ने जीडीपी की बात की है। अब वो जीडीपी अलग से बात किया है, बोला कि अब जो है इंडिया को जीडीपी पे ध्यान देना, और वो जीडीपी वो है गवर्नेंस, जी फॉर गवर्नेंस, डी फॉर डेवलपमेंट और पी फॉर परफॉर्मेंस। बोलता है ये 3 चीज़ों के ऊपर हमें जीडीपी के ऊपर ध्यान देना है। तो ये नया एक कॉन्सेप्ट निकल के दिख रहा है, ठीक है। वैसे ही बता रहा है कि जीएसटी कलेक्शन भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन देख लेना स्टेडीली इंक्रीज नहीं हुआ है। 2021 अगर आप देखोगे तो ये यहाँ इकोनॉमी में जाके बहुत बड़ा हमें धक्का लगा था कोविड के नाते। तो इस तरह के स्टेटमेंट को थोड़ा देख के मार्क कीजिएगा। वैसे ही हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है बहुत कम हुआ है। अगर हम अचीवमेंट की बात करें टैक्स को लेके, तो यस, टैक्स रिफॉर्म्स के तहत हमारा यहाँ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ है, ये बताया है। टैक्स फाइलर जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। अब ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि अपॉर्चुनिटी दे रहा है एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। लोग अपना काम जो है वो स्टार्ट कर पा रहे हैं, तभी ये जो है दायरा बढ़ रहा है। अब ये नहीं कि पढ़ते जाओ, ये कैसे हुआ होगा ये सोच के देखो। फिर फास्टर रिफंड को लेके ये भी बताया गया है कि देखो अगर आपकी रिफंड अगर आपने यहाँ पे टीडीएस वगैरह जो भी फाइल की है, अगर आपको पैसे यहाँ वापस आने, तो ये रिफंड है 93 डेज से अभी कम करके 10 दिन के अंदर दे दिया जाएगा। तो इस तरह की बात यहाँ पे बनी है, और ये सारा करेंगे तो इससे बेनिफिट होगा कंज्यूमर को। और कंज्यूमर को जितना यहाँ लॉजिस्टिक, मैंने आपको बोला ना कि एक चीज़ एक प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर तक पहुँचने तक अगर एक लॉजिस्टिक लिंक में जितना लेट होता है कंज्यूमर को, उतना ही वो प्राइस हाई लगता है फिर, क्योंकि इसमें पेट्रोल का प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस, सब में यहाँ पे हाई दिखता है। तो ये अगर ये कम होगा तो कंज्यूमर के पास में लोगों के पास में यहाँ वो पैसे भी कम सामान जो है कम पैसे में मिलेंगे, और हम जब ज़्यादा खरीदेंगे तो जीएसटी भी फिर ज़्यादा यहाँ पे भरेंगे। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स यहाँ जीएसटी की तरफ दिखाया गया है। वैसे ही हमने बोला है कि इंपोर्ट जो है हमने कम किया है, ताकि हम अपने खुद के प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा अभी निर्भर है। टैक्स प्रपोजल की बात करें तो जो टैक्स प्रपोजल पहले था अभी उस पर कोई चेंज नहीं हुआ है। 7 लाख के अंदर जो है एग्जेम्पशन यहाँ पे दिख रहा है, वही यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू होगा। उसके साथ साथ विड्रॉल, अब ये देखना कि विड्रॉल ऑफ आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स, अब ये क्या है देखना समझना। हो सकता है 10 मिनट थोड़ा ज़्यादा चल जाए, माइंड मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसीलिए मैं आपको एक ही सेशन में ये सब बता रही हूँ। विड्रॉल मतलब कि ये थोड़ा समझना कि अब तक ऐसा हो सकता था कि सरकार ने बताया कि आपको ये जो टैक्स है ना, ये हो सकता है आपको 25,000 भरनी है। आप बोलोगे नहीं मुझे 25,000 नहीं, मुझे केवल 15,000 दिखा रहा है, मैं केवल 15,000 भरूंगा। तो इसके ऊपर ना डिस्प्यूट हो जाता है, तो ना तो कंज्यूमर जो है उसको टैक्स भरने के लिए, अब वो केस चलता रहता है। तो इसमें ये बोला गया है कि 10 साल के पहले का अगर कोई केस पेंडिंग है, अगर 25,000 के अंदर का माफ़ी दे दिया, सब चीज़ आपका जो है वो, अगर 25,000 के अंदर का जो अमाउंट था आपको पे करना था, अब आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही 10,000 के अंदर अगर आपने देखा होगा इससे पहले का, अगर ये है फिनेंशियल ईयर 11 to 15, वो भी आपको माफ़ है। तो बोल रहा है कि अगर ये माफ़ी अगर अभी हम दे रहे हैं तो ये बेनिफिट होगा 1 करोड़ टैक्स पेयर के अंदर। उन्होंने खुश कर दिया, मतलब कि आपकी सारी की सारी जो 25,000 और 10,000 के अंदर का जो 10 साल से जो आपका केस चल रहा था वो सब आपका यहाँ पे माफ़ हो गया।
अब यही जो सेम टैक्स रेट यहाँ पे लगाया गया है सेम है, कॉर्पोरेट के लिए 22% है और जो 15% है आपको दिखेगा अगर किसी ने न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बनाई है तो उसको 5 साल के लिए ऐसा एक प्रावधान दिया था, 15% ही आपको टैक्स भरना होगा, बाकी को यहाँ पे 22% जो है वो भरना होगा और 7 लाख तक यहाँ इनकम पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जो पहले पिछले साल जो बजट में टैक्स स्लैब जो हुआ था वही यहाँ पे कंटिन्यू होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूपी कम फ्रॉम कहाँ से आता है सरकार के पास में, तो देखो ये ना बोरोइंग से आता है, पैसे लिया जाता है, वो मेजरली यहाँ पे गवर्नमेंट को दिखता है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जाता है इनकम टैक्स, तो ये हो सकता है कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स से पैसे आते हैं, नहीं, ये बोरोइंग से आया है, इनकम टैक्स से बाद में आता है। और तीसरा अगर आप देखोगे तो जीएसटी एंड अंडर टैक्स से आता है। तो किन्हीं 3 या फिर आप इसको 1 2 3 ऐसे करके आप यहाँ कर सकते हो। उसके अलावा कहाँ पैसे जा रहे हैं, तो देखो पैसे लिए तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, सबसे ज्यादा वहां पैसे जा रहा है। उसके अलावा अगर और टैक्स ये जो शेयर बटा हुआ है ना बजट का, और जितने भी जीएसटी जो पैसे जो है वो गवर्नमेंट के पास जाती है वो शेयर देना पड़ता है स्टेट के पास, तो ये पैसे चले जाते हैं स्टेट के पास। उसके अलावा यहाँ और यस 8% 9%, तो सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के ऊपर ज़्यादा गवर्नमेंट का पैसा जाता है। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जिसमें कि 100% जो है फंड यूनियन गवर्नमेंट देगी कोई स्कीम के लिए, और उसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इसको बोलते हैं, जिसमें जो रेशियो होता है हो सकता है 50-50 का हो जाए, स्टेट 50 देगा और सेंट्रल 50 देगा, उसके अलावा 60 और 40 का हो सकता है, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट चले जाओगे तो यूनियन 90% देता है, 10% जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए राज्य देता है, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें मेंशन किया गया है। और स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज को कितने पैसे गए हैं, ये सबसे ज्यादा यहाँ डिफेंस को जो है गवर्नमेंट पैसे दिया है, ठीक है, ऐसे करके इसके ऊपर बात किया है। और मेजर जो स्कीम्स आपने देखे होंगे, अभी किसमें यहाँ पे पैसे बढ़ाए हैं, तो मनरेगा के ऊपर पैसे इन्होंने एलोकेशन बढ़ा दिया है, आयुष्मान भारत के ऊपर पैसे इन्होंने एलोकेशन बढ़ाया है, और प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, ये प्लीज व्हाट इज दिस स्कीम्स, किसी मिनिस्ट्रीज के अंदर आती है, ये सब आप यहाँ प्रीलिम्स के एंगल से पढ़ना पड़ेगा। और मॉडिफाइड प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट इन सेमीकंडक्टर, ये भी यहाँ पे बढ़ा दिया ताकि हम टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ा और ज्यादा सीरियस हो जाए। सोलार पावर को लेके हमने जब बात की है तो सोलार ग्रिड बनानी होगी कि एक तो छत के ऊपर ऐसे सोलार पैनल बनाने होंगे, और ये सोलार एनर्जी से लेके एक ग्रिड में जाके ये जो बिजली है यहाँ स्टोर हो जाती है और फिर उसके बाद अलग अलग जगह पे ट्रांसफर होती है। तो आपको आईआर की क्लास में मैंने बताया था कि ये जो ग्रिड को लेके इंडिया किससे डील करता है, जर्मनी, और यहाँ पे आजकल फ्रांस भी आ गया है, ठीक है, तो ये आईआर में मैंने आपको बताया था। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अब इसमें देखना कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है, इसका क्या रेशियो होता है, ये सब चीज आपको टेक्नोलॉजी में वॉट में देखना पड़ेगा। हाउ और क्या इकोनॉमिक तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो इन्वेस्टमेंट है बड़ा है, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, ये सब चीज को लेके आपको थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स के साथ में बजट में बात किया था। अब मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ ताकि थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाए आपको कि अभी जो आपने सुना है वो कितने ध्यान से सुना होगा। ठीक है, चलो देखिए, इतना कोई डाउट है इसमें आपको, ठीक से समझ में आ गया? कौन कौन सी चीज में लेके आपको जहां इंपॉर्टेंस देना प्लीज वो भी देख लीजिए। अब देखो क्वेश्चन दिखाती हूँ, ठीक है। अब पहली बात तो ये सारे जो स्टेटमेंट है ये हमारे फिनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि ये सारी चीज आप यहाँ यूज कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमी हैज विटनेस पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ये बोला है, ठीक है। उसके बाद ये बोला है कि प्रीवियसली सोशल जस्टिस वाज अ पॉलिटिकल स्लोगन, अभी जो है गवर्नमेंट का हमारा यहाँ सोशल जस्टिस एक मॉडल ही दिखता है हमारे स्कीम्स में, हमारे आइडिया में। तो हम यहाँ पे कोई भी करप्शन और नेपोटिज्म नहीं करना चाहते, इसको हम रिड्यूस करने के लिए जब तक हो सके काम करेंगे, तभी हम यहाँ पे सोशल जस्टिस की बात करेंगे,
ठीक है, बात कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने और एक स्टेटमेंट की बात की थी, सबका साथ इन दिस 10 years हैव चेंज्ड, कि गवर्नमेंट ने सबका साथ दिया है और ये सही मायने में गरीबी को कम किया है। ठीक है, उसके अलावा ये सारे स्टेटमेंट आप एकदम से लिख सकते हो और बहुत सेफ साइडेड रहता है जब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ आता है। वैसे ही औरतों के ऊपर यहाँ पे बात किया गया था, महिलाओं के ऊपर, मेकिंग ट्रिपल तलाक इलीगल रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा कि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बात किया था। 1/3 सीट जो है पार्लियामेंट में अभी लोकसभा में दिया जा रहा है और लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इससे भी जो है हम कितना ज़्यादा जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर देख रहे हैं, इनके ये स्लोगन से पता चला था। इसमें पीएम आवास योजना के ऊपर भी बात चली थी। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाती हूँ, जरा इसको लेके बताइएगा। ठीक है, व्हाट इज अ परसेंटेज इंक्रीज इन डिफेंस, जल्दी जल्दी अब पलटेंगे ना। आपने देखा था डिफेंस में कितना प्रतिशत जो है वो इंक्रीज किया है फंड। देखो आंसर मैंने दिया है, लेकिन आंसर को आप इसको ना देखते हुए अपने से जरा आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्या आप आंसर दे पाए इसका? यस, आंसर आपने जो सोचा था वो सही था। ओके, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट एज ए परसेंटेज। बजट 2024 में सरल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में कितना यहाँ पे अनुमान क्या है, तो बताइए। 5.8%, मैंने आपको बताया था फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, क्या आप सही से सोच पा रहे थे? इस तरह का क्वेश्चंस यहाँ जो है कोई भी एग्जाम्स में पूछ सकता है। अगर मान लो यूपीएससी में पूछ लिया तो बल्ले बल्ले। ठीक है चलो, उसके बाद हाउ डज रिवाइज फिस्कल डेफिसिट इन बजट कंपेयर टू द प्रीवियस एस्टिमेट। तो हमें फिस्कल डेफिसिट जो पिछला बजट में, हाँ और एक इम्पॉर्टेंट बात, फिस्कल डेफिसिट को लेके या फिर पिछले बार की जो बजट में क्या बोला गया था, इसको भी थोड़ा रिवाइज कर लेना, क्योंकि होगा ये कि ये वाले बजट के साथ साथ उसको कंपेयर किया जाएगा। और अभी हो सकता है इंटरिम बजट आया तो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आ सकती, लेकिन इंटरिम बजट में कुछ अगर बोला है और वो पिछले बजट के साथ में अगर कुछ मैच हो रहा है, तो हो सकता है कुछ एक दो स्टेटमेंट वो बोल सकते हैं कि पिछले के मुकाबले ऐसा इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो ये फिस्कल डेफिसिट 2024 का प्रीवियस एस्टिमेट देखो तो ये कम हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है हमारा जो है वो गैप कम होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, मेन चैलेंजेस क्या दिखाया गया है कि कंप्रेस्ड बायोगैस में हमारे चैलेंजेस क्या हो सकता है। तो अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, गवर्नमेंट तो सपोर्ट करने के लिए आगे है। डिफिकल्टीज इन एनफोर्सिंग ब्लेंडिंग मैंडेट, डिफिकल्टीज कैसे होगा अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है। लॉजिक लगाने को देखो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ। इनसफिशिएंट अवेयरनेस या फिर यहाँ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट चैलेंज, ये बताया गया है कि अगर हम कंप्रेस्ड बायोगैस के ब्लेंड करके यहाँ अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें तो ये लिमिटेड अवेलेबिलिटी करा सकता है और एक ट्रांसपोर्ट को एक चैलेंज दे सकता है। तो इसीलिए ये बजट में बोला गया था, सी इज एन आंसर। वैसे सिग्निफिकेंस ऑफ 11.1% हाइयर कैपेक्स बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिया, इसे क्या दर्शाता है, क्या आप समझ सकते हो कि इसमें अगर आप देखोगे ये एक अलग तरीके से शिफ्ट दिखाया है कि हमने अपना टारगेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से और अच्छा हम कर सकते हैं। तो बी इज एन आंसर। तो ये पीपीटी को जब आप देखोगे ना तो इसमें मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन लगाया, इसको सॉल्व करने को देखना। ठीक है, बजट को पहले पढ़ लेना, उसके बाद फिर स्टेटमेंट यहाँ पे बताया कि प्राइवेट सेक्टर विल हैव टू स्टेप इन फॉर मेंटेनिंग ग्रोथ। ठीक है, और ये ग्रोथ आपको कैसे दिखेगा, तो इसका जो आंसर है आप देखोगे इनसफिशिएंट टू मीट ग्रोइंग डिमांड। अभी क्या हो रहा है कि डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है, सप्लाई कम हो रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चंस को आप देखते रहते हैं। वैसे ही मैंने काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे लगाया है कि बजट जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जरा बताइए, लोकसभा। वैसे ही प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू हम लोग का क्या था, रेवेन्यू ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो आप बोलोगे रेवेन्यू तो बोरोइंग है, अगर बोरोइंग नहीं है तो उसके अलावा तो इनकम टैक्स था। ठीक है, तो ये जीएसटी और इनकम टैक्स, इसमें से कौन सा सही है जरा डेटा याद करके, लेकिन मुझे लग रहा है इसका आंसर इनकम टैक्स होगा। लेकिन प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, तो ये इनकम टैक्स है। यूनियन गवर्नमेंट टर्म यूज्ड बिटवीन, ये आपको दिखेगा, तो फिस्कल डेफिसिट की बात हुई है। वैसे ही क्वेश्चंस मैंने 3-4 लगा दिए, प्लीज उसको ध्यान से देख लीजिए और धीरे से समझ के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, कोई डाउट?
डाउट है तो प्लीज़ अभी आप यहाँ इसको मुझे शिफ्ट कीजिए, मतलब यहाँ पे पेस्ट कीजिए दोबारा, आपका कोई डाउट है तो। देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ। इसका स्टैटिक चीज़ भी आपको पढ़ना है। इसका मतलब जब आप इकोनॉमी को यहाँ रिवाइज करोगे तो ये सब चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके बारे में आपको अच्छी खासी जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। इसको अप्लाई करके जरा देखना कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप इसको समझ के पा रहे हो, ठीक है। तो इकोनॉमी में इसीलिए मार्क्स नहीं आता क्योंकि हम इसको समझ के नहीं देखते एप्लीकेशन पॉइंट से। ओके, थैंक यू। तो फिर नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे सेशन होगा वो होगा जनरल स्टडीज़ की ही टॉपिक को लेके। हम यहाँ स्ट्रैटेजी पॉलिटी को लेके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा बचा हुआ है, और इसके साथ साथ में और भी मैं क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाने का टेक्निक के बारे में बताते रहूँगी। तो फिर नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सेशन में वापस जरूर आइएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ, गाइड सेशन में एप्लीकेशन में मिल जाएगा आपको, SLV ऐप में गाइड सेशन में कल आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर